तो ये कहानी है शिनो नाम के एक लड़की की जिसके अंदर एक कुरासोमे नाम का एक डीमन है। लेकिन एक दिन इम्पीरियल चर्च के लोगों को ये पता चल जाता है कि जिस डीमन की तलाश वो इतने बरसों से कर रहे थे वो शिनो के अंदर है। और इसी वजह से वो लोग शिनो और उसके परिवार के जान के दुश्मन बन गए हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक विलेज को देखते हैं जो कि पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी और हर तरफ सिर्फ आग ही आग थी। और उसी बीच थी शिनो की फैमिली और शिनो भी अधमरी हालत में गिरा हुआ था। तब हम वहाँ एक अनजान से व्यक्ति को आते देखते हैं जो कि शिनो को जीने या मरने की दो चॉइसेस देता है। फिर हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं जहाँ शिनो का एक पैट क्रो मुरासामे होता है और मुरासामे कोई अजीब सी चीज़ ले आता है। और जैसे ही शिनो उस चीज़ को देखता है उसमें से एक आँख खुलती है जिसे देखकर शिनो डर जाता है और उस मॉन्स्टर को दूर फेंक देता है। तब हमें पता चलता है कि उस इंसिडेंट के बाद शिनो और उसकी फैमिली एक दूसरे गांव में जाकर बस गए हैं जहां वो चर्च में रहते हैं, जहां शिनो अपने भाई सोस्के के बारे में पूछता है। तब हम सोस्के को एक घर में देखते हैं जहां एक आदमी अपने बेटे कैंटा को मार रहा था क्योंकि उसने अपनी सारी किताबें जला दी थी और वो स्कूल भी नहीं जा रहा था। लेकिन सोस्के उस टाइम कैंटा को बचा लेता है और फिर शाम के टाइम कैंटा भी सोस्के के साथ चर्च जाने लगता है। लेकिन वहाँ सारे गांव वाले उनको घूर घूर कर देख रहे थे और उसके बारे में बात कर रहे थे क्योंकि उन सबको शिनो और उसकी फैमिली के पिछले गांव के बारे में पता था कि सोस्के के गांव में सभी लोग एक खतरनाक बीमारी के चलते मर गए थे और हो सकता है कि सोस्के और उसका परिवार भी उससे इन्फेक्टेड हो। लेकिन कैंटा को यह पता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये लोग बिल्कुल नॉर्मल हैं। तब सोस्के कैंटा को जंगल में ना जाने की कहता है और उसे एक लॉकेट देता है और कहता है कैंटा तुम्हारी ये लॉकेट रक्षा करेगा। फिर हम शिनो और उसकी फैमिली को देखते हैं जो कि ये सोच रहे थे कि आखिर इम्पेरियल चर्च के लोग कुरासोमे के पीछे क्यों पड़े हैं। और हाँ, हमें इसका रीज़न आगे पता चलेगा। लेकिन तभी अचानक से उनके घर की खिड़की पर वही सुबह वाला डीमन आ जाता है जिसे देखकर शिनो ये समझ जाता है कि ये वही सुबह वाला डीमन है जो कि उसे मिला था, लेकिन अब ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम इम्पेरियल चर्च के उसी बंदे को देखते हैं जिसने शिनो की जान बचाई थी और उसका नाम रियो था। तब रियो का एक साथी आकर बताता है उन्हें कुरासोमे की लोकेशन पता चल चुकी है और हेडक्वार्टर ने कुरासोमे के पीछे लोग भी भेज दिए हैं। तब हम दूसरी तरफ कैंटा को देखते हैं जो कि जंगल से गुजर रहा था। लेकिन तभी उसे शिनो जैसा कुछ दिखता है। लेकिन जैसे ही वो ढंग से देखता है वो समझ जाता है बल्कि शिनो नहीं, ये कोई स्पिरिट है और इसलिए कैंटा पतली गली से निकल लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इम्पेरियल चर्च ने अब 5 मिस्टीरियस से डीमन को भेजा था जिससे वो कुरासुमे को वापस ला सकें। और तभी उन्हें ये पता चलता है कि कुरासुमे शिनो के अंदर है और बस यही नहीं बल्कि उसके बड़े भाई सोस्के के भी अंदर एक वोल्फ डीमन मौजूद है। लेकिन जिससे पहले वो कुछ कर पाते शिनो कुरासुमे को समन करता है और उसके हाथ में से वही क्रो निकलता है। और तभी हमें यह भी पता चलता है कि ये क्रो कोई साधारण सा जीव नहीं है बल्कि एक खतरनाक डीमन है और वो उन लोगों के बनाए हुए बैरियर को भी तोड़ देता है जिसकी वजह से वो लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। अगले दिन कैंटा सोस्के को बताता है कि विलेज में कुछ लोग मिस्टीरियस रूप से गायब हो रहे हैं। तब हामाजी फादर को इस बात की खबर इन्फॉर्म करने जाती है और कैंटा शिनो से पूछता है शिनो, कल रात के टाइम क्या तुम जंगल में थे? मैं नहीं तो, और आखिर मैं जंगल में क्या करूँगा? और कैंटा की इस बात पर वो ये समझ जाते हैं कि कैंटा ने कल रात जो भी देखा वो उसका वहम नहीं बल्कि एक स्पिरिट थी। और इस बात को समझने के बाद सोस्के आगे से कैंटा को उसके घर आने से मना करता है क्योंकि यहाँ का इकलौता रास्ता जंगल से ही होते हुए है जो कि कैंटा की जान के लिए खतरा हो सकता है। लेकिन उसकी ये बात कैंटा को अच्छी नहीं लगती और वो वहाँ से चला जाता है और सोस्के का दिया हुआ लॉकेट भी वहीं फेंक देता है। तब फादर शिनो को बताते हैं कि हाना जी को बाहर कैंटा का ये लॉकेट मिला है। वहीं शाम के टाइम जब सोस्के घर आता है तब हाना जी उसे बताती है शिनो जंगल की साइड गया है और मुझे सुबह के टाइम कैंटा का ये लॉकेट मिला था। तब सोस्के समझ जाता है कि उन दोनों की ही जिंदगी खतरे में है। वहीं हम देखते हैं कि कैंटा एक जाल में फंसा हुआ है और वहाँ वही भूतनी है जो कि कैंटा को उस रात दिखी थी। तभी वहाँ शिनो भी आ जाता है। तब वहाँ सोस्के भी आ जाता है जिन्हें देखकर वो भूतनी एक और भी खतरनाक डीमन में बदल जाती है। लेकिन आखिर में शिनो और सोस्के मिलकर उसे हरा देते हैं और कैंटा भी सही सलामत अपने घर पहुंच जाता है।
लेकिन जब वो दोनों घर वापस पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी बहन हानाजी को इम्पेरियल चर्च के लोगों ने किडनैप कर लिया है और अब उन्हें सिटी में जाने ही पड़ेगा। तब वहाँ एक आदमी बताता है कि जो फॉक्स पहले यहाँ आई थी वो ओसा की फैमिली में से थी और वो फैमिली उन 4 सैक्रेड बीस्ट में से है जो कि उन लोगों के अंडर काम करते हैं। तब हम अगले दिन शिनो और उसके भाई को देखते हैं जो कि अब शहर पहुंच चुके थे और तभी वहाँ इम्पेरियल चर्च के लोग आ जाते हैं जो कि उन दोनों को लेने के लिए आए थे। लेकिन फिर वहाँ रियो आ जाता है और चर्च के लोगों को वापस जाने के लिए कहता है। तब रियो को देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि यही बंदा है जिसने पहले शिनो की जान बचाई थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन भी सही सलामत थी। तब हम देखते हैं कि रियो उन दोनों को एक होटल छोड़ देता है जहां वो लोग ठहर सकें। तब शिनो सोस्के को बोलकर बाहर घूमने चले देता है और उसके साथ कुरासुमी भी था। और लेकिन तब शिनो ये चीज़ नोटिस करता है कि कुछ लोग कोई डीमन के बारे में बात कर रहे थे और तब शिनो रास्ता भटक जाता है और इसलिए वो कुरासुमी को सोस्के को ढूंढने के लिए कहता है। लेकिन जैसे ही शिनो आगे बढ़ता है उसके ऊपर एक कुबो नाम का आदमी आकर गिरता है जो कि एक एशियन टेम्पल में घुसने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उन लोगों ने उसके भाई को कैद कर रखा था। लेकिन वो लोग मना करते हुए कहते हैं हम यहाँ किसी ह्यूमन को नहीं रखते बल्कि डीमंस को रखते हैं। ये बातें चल ही रही थीं कि तभी कुबो के फादर वहाँ आ जाते हैं और उन लोगों से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन तब कुबो के फादर की नज़र नीचे दबे हुए शिनो पर पड़ती है और कुबो शिनो के हाथ पर बने हुए एक निशान को देखता है जिसे देखकर वो बहुत शौक हो जाता है क्योंकि उसके भाई के भी सेम निशान था। फिर हम उन दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ शिनो खाते ही जा रहा था। लेकिन यहाँ कुबो उससे कुछ जानकारी निकलवाने के लिए लाया था। लेकिन जिससे पहले वो कुछ पूछ पाता वहाँ कुरासुमे और सोस्के आ जाते हैं जिन्हें देखकर कुबो बहुत ही शौक हो जाता है और तीनों वहाँ से चल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ टेम्पल में सेरान नाम का एक मॉन्क को देखते हैं जिसका बॉस कहता है सेरान मुझे पता चला है कि तुमने एक ऐसे डीमन को पकड़ा है जो कि स्पिरिट्स को ख़त्म कर सकता है। तो इसका हिसाब से तो हमें उसे सिटी में छोड़ देना चाहिए जिससे वो सारी स्पिरिट्स को ख़त्म कर दे। लेकिन सेरान अपने बॉस से ये करने की मना करता है क्योंकि सेरान का कुछ और ही मकसद था। तब हम अगले दिन शिनो को देखते हैं जो कि अभी अभी सो के उठा था। लेकिन तभी उसके सामने एक बड़ा सा वोल्फ आ जाता है जो कि रियो का ही बीच था। तब हमें ये पता चलता है कि कुरासुमे की वजह से अब शिनो की एजिंग रुक चुकी है और अब वो एक 13 साल का बच्चा ही रहेगा पूरी जिंदगी। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सोस्के और शिनो हानाजी के पास आ जाते हैं। फिर शाम के टाइम हानाजी और ओसाकी शॉपिंग के लिए बाहर आते हैं और तभी शिनो को एक डीमन की प्रेजेंस सेंस होती है और तब हम सेरान को देखते हैं जो कि अपने एक डीमन मॉस्किटो को समन करता है और फिर वो कैनपाची के पास उसे टॉर्चर करने के लिए चले जाता है और उसे उसकी असली डीमन फॉर्म में लाने की कोशिश करता है। पर कैनपाची अपने डीमन को किसी तरह अपने अंदर रोके हुआ था। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और एपिसोड और एनिमे के साथ।